यहाँ पर बात करेंगे हम रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म देखी है, किस तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पर सिंथेसिस होता है। तो इसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन में इसकी हमने देखा है किस तरह से ये रिएक्टेंट से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो एल्डोल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिवर्सिबल वापस भी चली जाती है। ये अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट को आप बेस में बेसिक कंडीशन में हीट करेंगे तो हमें वापस रिएक्टेंट मिल जाते हैं। तो उनकी मैकेनिज्म क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं। मतलब वापस जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म यहाँ पर मैं करूँगा। इसलिए यहाँ पर लिखा रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। जो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी वापस एल्डोल रिएक्शन की वापस रिवर्स क्यों जा रही है रिएक्शन, और ऐसा लॉजिकली क्यों हो रहा है, मैकेनिज्म उसकी देखेंगे यहाँ पर रेट्रो की। तो बच्चों ये कहने का मतलब ये जो एल्डोल प्रोडक्ट हमारे हैं तो वो वापस रिवर्स अपने रिएक्टेंट में फर्दर ब्रेक हो जाते हैं अगर उनको बेसिक कंडीशन में हीट किया जाए तो यहाँ पर एल्डोल प्रोडक्ट, सपोज ये कोई रिएक्शन है और इसका ये एल्डोल प्रोडक्ट मैंने बनाया, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हैं और इस तरह से आपस में ये क्या हो गए बच्चों, एक दूसरे में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म इसकी इधर से इधर वाली मैकेनिज्म हम ऑलरेडी एल्डोल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो हम वापस रिवर्स किस तरह से मैकेनिज्म आती है इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों रिएक्शन रिवर्स वापस जा रहे हैं। सपोज ये प्रोडक्ट है, अगर इसको बेसिक मीडियम में हीट करें, हम बेसिक मीडियम में क्या करें बच्चों, हीट करें, तो वापस ये अपने रिएक्टेंट में ब्रेकआउट हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या तरीका, वही मैकेनिज्म कहलाते हैं। ये जो लॉजिक है कि क्यों ब्रेक हो रहा है अपने फर्दर, उसको किस तरह से समझें, तो वो जो प्रोसीजर है वही मैकेनिज्म कहलाते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, अब हम क्या कह रहे हैं, बेसिक मीडियम में अगर इसको हीट करें, बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव में अगर हम इसको हीट करेंगे तो अपनी रिएक्टेंट में टूट जाएगा। तो बच्चों बे कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। यहाँ पर ये क्या कह रहा है बच्चों, बेस कहला रहा है, या फिर कहें कि एनायन है। ये एनायन के दो काम यहाँ पर बताएं। अगर एल्डोल की पिछला लेक्चर आपने देखा है कि एल्डोल रिएक्शन में मैंने कोई एनायन कहाँ से स्टार्ट किया, ये दो तरह के काम कर सकते हैं, या तो एज ए न्यूक्लियोफाइल या फिर एज ए बेस। तो यहाँ पर जो इसका काम है ये बेस की तरह काम करेगा, मतलब प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। पहला काम अगर सफिशियंट, पहला काम जो होता है, पहली चॉइस उसकी क्या होती है, एज ए बेस ही रहती है। पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस क्या, अगर आसानी से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इतना सफिशिएंट एसिडिक प्रोटॉन है, तो क्या करेगा, ये बेस की तरह ही काम करेगा, है ना। अब इसके पास बहुत सारी चॉइस है, तो ये क्लियर है कि ये बेस है। बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन उठाएगा। प्रोटॉन यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन से कौन सा वाला प्रोटॉन उठाए, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो अल्फा प्रोटॉन है, दोनों सिमिलर है, ये प्रोटॉन उठाए। या फिर यहाँ बात करें तो यहाँ CH3 है, या फिर यहाँ पर भी एक एक प्रोटॉन है, तो बहुत सारे प्रोटॉन है। लेकिन कौन सा प्रोटॉन उठाए, सबसे एसिडिक प्रोटॉन। तो सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, एसिडिक प्रोटॉन ये एनायन की स्टेबिलिटी में बताया हुआ है, जिसका कॉन्जुगेट बेस, जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल हो। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, क्योंकि इन सारे प्रोटॉन में सबसे एसिडिक प्रोटॉन यही है, क्योंकि इसको उठाएंगे तो चार्ज ऑक्सीजन पे एनायन बनेगा, और ऑक्सीजन पे एनायन बनेगा तो वो मोर स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज ये वाला प्रोटॉन हो रहा है तो अल्फा वाला प्रोटॉन भी एसिडिक होता है, लेकिन ये एनायन कहाँ पर आता है, कार्बन पर आएगा, तो ये उतना एसिडिक नहीं है। सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, OH वाला प्रोटॉन क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है यहाँ पर, इसलिए OH ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये बेस इस प्रोटॉन को खाएगा। क्या बात समझ में आई कि अल्फा प्रोटॉन क्यों नहीं उठ रहा, जबकि अल्फा प्रोटॉन एसिडिक होता है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन इससे ज़्यादा एसिडिक है। ये वाला प्रोटॉन इससे ज़्यादा एसिडिक है, भले ये रेजोनेंस में आ रहा है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसको टूटने के बाद चार्जेस कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट है, ये बेस है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रोटॉन को खा लेना। तो प्रोटॉन को खाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। बहुत सिंपल सी बात है। एनायन है तो दो ही काम सोच सकते थे हम, या तो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल, या तो इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा ये धीरे धीरे समझ में, कार्बोनिल पे क्योंकि वो धक्का देता है वापस निकाल देता है। क्लेजन कंडेंसेशन बताऊंगा मैकेनिज्म, तो बात समझ में आएगी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं काम कर रहा, लेकिन ये काम बेस की तरह कर रहा है। तो फिर चॉइस आती है, बहुत सारे प्रोटॉन है इस कंपाउंड में, कौन सा प्रोटॉन इसको उठाना चाहिए जो सबसे एसिडिक है, और सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये ऑक्सीजन पे लगा हुआ है यहाँ पर।
तो सीधा सीधा ये कौन सा प्रोटॉन को स्ट्रक्ट करेगा, इस H को स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इसने प्रोटॉन उठाया तो बच्चों क्या बन गया, यहाँ पर एनायन बन गया। बाकी मॉलिक्यूल एसएच मैं लिखने जा रहा हूँ, केवल किस में चेंज आया है, इसके एनायन में। यहाँ पर ये तो ये हेट्रोलिटिकल क्लीवेज हुआ तो O निगेटिव आ गया। यहाँ पर ये CH3 जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। अब बच्चों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अब ये जो एनायन आता है क्या करता है, धक्का देता है, पुश करता है। इसकी नेचर कैसी होती है, पुशिंग होती है। वापस जैसा कि पानी की लहर एक तरफ जाती है फिर वापस बैक मारती है, वैसे ये क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। ये क्या करेगा, वापस धक्का इधर वापस मारने की कोशिश करेगा। जैसा कि लोन पेयर की नेचर होती है कि वापस क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो यहाँ करेगा। अब यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड तब बना पाएगा अगर कोई वैकेंसी खाली हो। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन, कोई लिविंग ग्रुप तो दिखाई दे नहीं रहा। तो ये कैसे वापस आए, क्योंकि यहाँ वापस आने का मतलब है कार्बन की वैलेंसी 5, तो एक को टूटना होगा, जो सबसे वीक होगा, जो लिविंग ग्रुप होगा। तो अच्छा, भले ही ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न यही है, लिविंग ग्रुप बन गया ये जो पार्ट है लिविंग ग्रुप बन गया। क्योंकि यहाँ जो टूट रहा है, ये ध्यान से देने की बात है, यही यहाँ पर लॉजिक भी है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरली टूटते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ये टूट जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर टूटेगा तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आएगा वो कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, फिर से रिपीट करूँगा, पहले बना देता हूँ। तो बच्चों ये क्या करता है, इसकी नेचर क्या होती है, पुशिंग नेचर होती है। और जगह भी जनरली आप ये पाओ पुशिंग नेचर होती है। क्लेजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म लिखूंगा मैं, तब भी बात समझ में आएगी। है वापस क्या करता है, धक्का देता है। तो एक कार्बन से एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकआउट होना होगा। तो कौन सा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि कोई भी, चाहे CH से निगेटिव निकले या ये वाला पार्ट निगेटिव निकले, कोई भी स्टेबलाइज्ड एनायन नहीं है, तो लिविंग ग्रुप नहीं होगा वो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम आते हैं। तो ये जो पार्ट है तो यहाँ पर टूट गया, जो जुड़े थे वो टूट गए, ब्रेकआउट होगा। ये चीज़ मैंने कहा था रेट्रो में, मतलब जो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से कीटोन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, अगर उनको बेस में हीट करें तो अपनी पार्ट्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं फर्दर, इसलिए रेट्रो कहला रही है। तो यहाँ पर क्या बना बच्चों, ये फिर से ये अपने जिनसे बना था उन्हीं में ब्रेकआउट हो गया। ये रिंग बनाए, ये कार्बन, ये CH3, इसने वापस किया है तो एक बॉन्ड से तो लगा ही हुआ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर फर्दर ये नया बॉन्ड आ गया। कौन सा, कहाँ से आया, ये बॉन्ड आया, और ये बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से दूसरा पार्ट हो गया ये, प्लस CH2 निगेटिव, CO CH3, इस तरह 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना था, उन्हीं में ब्रेकआउट हो जाता है। इसी को रेट्रो एल्डोल रिएक्शन बोल रहे हैं हम। क्योंकि बच्चों ये टूटा क्यों, यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो कार्बन पे आ रहा है तो ये अल्फा है कार्बोनिल का, है ना, और ये क्या करता है, ये कॉन्जुगेशन में इस कार्बोनिल के, क्योंकि ये एनायन स्टेबलाइज है, इसलिए क्या बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया। यहाँ पर क्या लीव कर पा रहा है, लिविंग ग्रुप। कौन सा लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं स्टेबलाइज्ड एनायन, स्टेबलाइज्ड एनायन आर वेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है क्योंकि जो बनने वाला एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज ही वेटर लिविंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो एल्डोल रिएक्शंस होती हैं और रेट्रो रिवर्स हो जाती हैं अगर बेसिक कंडीशन में उनको हीट किया जाए। पहला पार्ट क्या था इसमें, ये बेस है, बेस की तरह काम करेगा। तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है। कौन सा प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, जो सबसे एसिडिक होगा। तो एसिडिटी हमें देखने आने से बहुत सारे प्रोटॉन्स है, कंपैरेटिवली OH सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसको H+ को उठाएगा तो O निगेटिव बनता है, ऑक्सीजन पर निगेटिव आ रहा है। जब इस पर निगेटिव आ गया तो ये क्या, इसकी क्या नेचर होती है, पुशिंग नेचर होती है, धक्का देने की। अब जो वापस जाकर के डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा तो एक बॉन्ड को यहाँ से टूटना होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 रहनी है। तो एक कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो आसानी से ब्रेकआउट हो जाए, लीव, जो आसानी से लीव। लीव कौन सा आसानी से होगा, जिसका एनायन क्या है, स्टेबलाइज है। तो इस तरह से फर्दर तो अपने फर्दर कंपाउंड्स में ब्रेकआउट हो गया। एक मॉलिक्यूल तो ये है,
और एक एनायन है जो कि वर्कअप करते हुए फर्दर वाटर से अपना प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके फर्दर प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो भी ये कीटोन बन गया, कीटोन हो गया। ये फर्दर जो एनायन है ये क्या करेगा, वाटर से अपना प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये अपने एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, जिससे ये मॉलिक्यूल बना था उन्हीं में फर्दर ब्रेकआउट हो गया। तो ये रिएक्शन कहलाती है रेट्रोएल्डोल। ठीक है, रिवर्स हो जाती है एल्डोल रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में उसको हीट करें तो। उसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेना है। क्या, एक तो सबसेसरी प्रोटॉन बेस है तो उठाएगा, और दूसरा ये बॉन्ड क्यों ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट इससे हो रहा है क्योंकि ये जो है स्टेबलाइज्ड एनायन है, क्योंकि ये जो है कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड एनायन बन रहा है। थैंक यू।